वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों, हमारा आज का क्लास नंबर 14 है, जिसमें शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। और राइट आंसर क्या है आप नीचे कमेंट करके ज़रूर साथ ही साथ बताते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि में व्यवसाय एवं व्यवसाय संबंधी शिक्षा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न हम देखते हैं। भारत में इग्नू की स्थापना कब हुई? तो आपको पता होगा शैक्षणिक संस्था है, ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इग्नू का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म है। और और तो राइट आंसर इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1950। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए देख लीजिए। छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, शिक्षक के ज्ञान के अनुसार होना चाहिए, आंसर क्या होगा? नेतृत्वकर्ताओं को अर्थात राजनेताओं को। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षकों को। तो शिक्षकों को ही दोस्तों राष्ट्र के निर्माता के रूप में जाना जाता है, तो इसको बताने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण के दौरान एक शिक्षक उदाहरण देता है, क्योंकि अब भाई शिक्षक जो है पढ़ा रहा बच्चों को देता है ताकि अच्छे बच्चे इसको समझ सकें। तो ऑप्शन क्या कीजिए उसके अकॉर्डिंग हमको बताना है। छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सके, पाठ को रोचक बनाने हेतु, पाठ को समझाने हेतु, या फिर पाठ को लंबे समय तक पढ़ाने के लिए। तो भाई एग्जाम्पल देने स्टूडेंट को एग्जाम्पल दे रहे हैं तो लंबे समय तक पढ़ाने के लिए है क्या? नहीं। तो दोस्तों जो चीज़ नहीं बन रहा है ना, क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, ऑप्शन में डाउट लग रहा है, तो ऑप्शन को काटने की कोशिश कीजिए। जैसे क्या है, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये हो सकता है, पाठ को समझाने हेतु ये भी हो सकता है, अब है ना पाठ को रोचक बनाने हेतु ये भी हो सकता है। आपको छांटना है, ठीक है, कि इसके लिए सबसे ज़्यादा सटीक कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो मेन भाई एग्जाम्पल क्यों दे रहा है वो, कि वो पाठ को समझाने हेतु दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाठ को रोचक बनाने के लिए भी हो सकता है, छात्रों को ध्यान आकर्षित करने के लिए भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन एग्जाम्पल जब दे रहा है तो वो पाठ को समझाने के लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्नों में ऐसे ही दिमाग घूम जाता है दोस्तों कि इसका राइट आंसर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों को उत्तम नागरिक बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए कि, अब भाई शिक्षक है उसको क्या चाहिए कि छात्र को अच्छे नागरिक बना सके, कठोर अनुशासन बनाए रखें, उत्तम नेतृत्व प्रदान करें, उत्तम अभिनेता हो, या फिर उत्तम सामान्य ज्ञान हो। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कि उत्तम नेतृत्व प्रदान करने वाला हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो छात्रों को उत्तम नागरिक बनाने के लिए उत्तम नेतृत्व प्रदान करें, कौन करेगा? शिक्षक करेगा। तो वो अपना कठोर अनुशासन भी बना लेगा, जो भी अनुशासन है, जो भी निर्णय लेने की क्षमता है वो आसानी से सीख जाएगा। ठीक है, बस आप उसको नेतृत्व करना सिखाइए और अच्छे से दोस्तों उसका सिखाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। जो विद्यार्थियों में सर्वाधिक प्रिय हो, अपने साथी अध्यापक में प्रिय हो, अगला है प्रधानाचार्य का प्रिय हो, या फिर छात्रों के सर्वांगीण विकास संलग्न हो। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कि छात्रों के सर्वांगीण विकास की जो संलग्न है वही सर्वश्रेष्ठ अध्यापक होगा, और वही क्या हो जाएगा? सही है। ठीक है, कि जो विद्यार्थियों का सर्वाधिक प्रिय हो, ऐसा वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अपने साथी अध्यापकों से प्रिय हो, प्रधानाचार्य ये भी तो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन को काटने की कोशिश कीजिए, करेक्ट आंसर आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापन व्यवसाय की एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें, ठीक है, तो मेन जो है दोस्तों जो शिक्षक का कार्य है, तो वो प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षक क्या है,
तो इसमें सिर्फ ऑप्शन दिया था पैसा कमाने के लिए, शिक्षा के व्यवसाय है, या फिर दोस्तों समाज को सुधारने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन उसमें करेक्ट आंसर लिया था कि जो है शिक्षक का जो काम है वो एक क्या है, व्यवसाय है। ठीक है, चलिए देखते हैं ना इस प्रश्न में क्या बोल दिया गया है कि व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, दूसरा आराम अधिक है, तीसरा व्यक्ति आदर्शवादी बनता है, और चौथा व्यक्ति अभिभावकों के साथ श्रेष्ठ संबंध बनाने में सक्षम है। तो भाई अध्यापक अर्थात टीचर जो है एक व्यक्ति आदर्शवादी बनता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें व्यक्ति जो है क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से आदर्शवादी होता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों उसमें सादगीपूर्ण जीवन भी व्यतीत करता है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि अन्य जो जॉब्स हैं उनमें से टीचर की जॉब क्या है, बहुत ही सादगीपूर्ण, रिस्पेक्टेबल है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायः शिक्षण व्यवसाय में वे ही व्यक्ति आते हैं, कौन आते हैं, जो धार्मिक आस्था में से मुक्त हैं, जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि औसत हो सकती है ना, जिनकी आस्था शिक्षण कार्य में होती है, जो संकुचित विचारों के होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जिनकी आस्था जो है दोस्तों पूरी तरीके से क्या है, शिक्षण कार्य में हो, वही क्या हो, व्यवसाय में अधिक व्यक्ति होते हैं शिक्षण व्यवसाय के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक के लिए शिक्षण में कठिनाई आती है, तो भाई कठिनाई कब आती है, माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, तकनीकी शिक्षा स्तर पर, या फिर उच्च एवं विश्वविद्यालय स्तर पर। तो आपको पता है विश्वविद्यालय स्तर में तो पढ़ाई होता ही नहीं है, बच्चे खुद पढ़ते हैं, स्टूडेंट हालांकि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ये सभी क्लास लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर सीखने पर जोर नहीं दिया जाता ना, सिर्फ टॉपिक पर ही उसमें पढ़ाई होती है। ठीक है, तो प्रश्न यही बोल रहा है ना कि शिक्षण में कठिनाई आती है, किसमें कठिनाई आती है, कौन से स्तर में इसमें जो है दोस्तों कठिनाई आती है, तो वो है प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जानता, बच्चा बोलना नहीं जानता, समझना नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को सिखाया जाता है अध्यापक के द्वारा। ऊपर से इन सब को सिखाने के पश्चात सिलेबस भी उसको कंप्लीट कराना रहता है, टॉपिक के अनुसार उनको ज्ञान भी देना रहता है। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ जो है प्राथमिक स्तर पर आता है। माध्यमिक स्तर पर धीरे धीरे सीख जाता है, हाई स्कूल पर थोड़ा सा और भी ज़्यादा सीख जाता है, हायर सेकेंडरी पर बहुत ही ज़्यादा सीख जाता है। उसके बाद दोस्तों कॉलेज स्तर पर, यूजी में, पीजी में, ठीक है, उसके बाद सीखते चला जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रारंभिक कठिनाइयाँ जो है वो उसको प्राथमिक स्तर पर देखने को मिलता है। ठीक है, किन्हें कठिनाई होती है, शिक्षकों को होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्यक्रम को तैयार करने में किसका सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए, तो भाई हम सिलेबस तैयार कर रहे हैं तो हमें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन देख के बताते हैं। छात्रों का ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान रखना चाहिए, पाठों की विषय वस्तु एवं सामग्री का ध्यान रखना चाहिए, या फिर शैक्षिक विधियों एवं नए नए तकनीकी सहायता उपकरणों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों मेन जो है क्या होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति होना चाहिए उस सिलेबस में। ठीक है, अगर उस लेवल का है, देखिए अगर आप 8th पढ़ा रहे हैं, 8th के लिए आप सिलेबस तैयार कर रहे हैं, तो उनके लेवल के अनुसार जो है आप उनको सिलेबस में इंक्लूड कीजिए, और ना कि दोस्तों उसकी 6वीं का टॉपिक को आप उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है, या फिर आप 10वीं क्लास का सिलेबस इंक्लूड कर रहे हैं उसमें, तो वो भी गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कक्षा शिक्षण को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो भाई मेरा क्लास मैं ले रहा हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बच्चा मेरे टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से समझे, तो और उसको मैं प्रभावी तरीके से और किस तरीके से बता सकता हूँ। प्रश्न यही बोल रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों के प्रश्नों का हल कक्षा में ही शिक्षण के तुरंत बाद उसी समय कराना चाहिए, दूसरा गृह कार्य सदैव नियमित रूप से देना चाहिए, या अगला है गृह कार्य छात्रों की अभिरुचि दिलचस्पी के अनुसार देना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो इसमें दोस्तों बताने की ज़रूरत तो नहीं है, इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जो है छात्रों को प्रश्नों का हल कक्षा में शिक्षण के तुरंत बाद और कराना चाहिए। ठीक है, ताकि उनका प्रैक्टिस ज़्यादा हो। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों गृह कार्य सदैव नियमित रूप से देना चाहिए,
ठीक है। गृह कार्य छात्रों की अभिरुचि एवं दिलचस्पी के अनुसार तो देना ही चाहिए, लेकिन टॉपिक के अनुसार भी देना चाहिए। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य क्या है। तो भाई वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य है, अंतर विषय सहमति, अनंत व्यक्ति सहमति, अंत विषय असहमति या फिर अनंत व्यक्ति असहमति। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अनंत विषय सहमति होना चाहिए। तो ये क्या होता है, वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने वस्तुनिष्ठ वाला क्वेश्चन आपने जो है सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें एक प्रश्न दिया है ये, तो इसका क्या है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपकी सहमति होना चाहिए अंदर से। ठीक है, तो अंतर विषय तो सहमति, तो आप सहमति जो ऑप्शन में दे रहे हैं वो आपकी सहमति होगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका वस्तुनिष्ठता। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता और शिक्षक छात्रों में बुद्धि के विकास को महत्व देते हैं क्योंकि उनमें वृद्धि होती है। इनमें तो किसमें वृद्धि होती है, शैक्षिक उपलब्धि और समाज में सम्मान के लिए, खतरा उठाने की कम प्रवृत्ति, आश्रित व्यवहार या फिर आज्ञाकारी व्यवहार। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि शैक्षिक उपलब्धि और समाज में सम्मान के लिए ही वे अधिक कोशिश करते हैं कि बुद्धि के विकास को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, चाहे आपके माता पिता हो या फिर शिक्षक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है कि खतरा उठाने में कम प्रवृत्ति, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ को कितना खतरा उठा रहे हैं। ठीक है, आश्रित व्यवहार, तो कहीं ना कहीं जब तक आप जॉब में नहीं है तो आप आश्रित व्यवहार रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ उत्तर चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ उत्तर चाहिए तो कौन सा है, प्रश्न क्या है कि अध्यापक का मूल कर्तव्य क्या है। तो भाई मूल कर्तव्य पूछ रहा है अध्यापक का। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को ऊंचा करें, विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करें, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता करें या द विद्यार्थियों को मूल्य आधारित शिक्षा दें। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता करेगा, वही क्या है सर्वश्रेष्ठ जो है उसका मूल कर्तव्य है, किसका, अध्यापक का। अगर वो सिर्फ मानसिक स्तर को ऊंचा कर रहा है तो कहीं ना कहीं शारीरिक छूट रहा है, अगर शारीरिक को स्तर को ऊंचा उठा रहा है तो मानसिक छूट रहा है। ठीक है, मूल्य आधारित शिक्षा दे रहा है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखा पाएगा वो। ठीक है, तो उसका सर्वांगीण विकास पर क्या करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए विकास के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तानाशाही प्रकार के शिक्षण में शिक्षा होता है। तो आपको पता है दोस्तों तानाशाही शब्द आपने सुना होगा, समझा होगा, तो इसका अर्थ क्या है कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, प्रधान अध्यापक केंद्रित होना चाहिए या फिर अनुभव आधारित होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तानाशाही है ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे अनुसार पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं जो है बच्चे का ही नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं तानाशाही कर रहा हूँ, मैं कौन, शिक्षक। ठीक है, तो शिक्षक केंद्रित हो करके अगर आप पढ़ा रहे हैं अपने ही को ही सेंटर में लेकर के तो ये गलत है, तो ये क्या है, तानाशाही होगा। ठीक है, क्योंकि क्या पता भाई आप जो है हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं, बच्चा जो है लो लेवल का है, तो उसमें स्पष्ट रूप से बच्चा नहीं सीख पाएगा भाई। सिर्फ आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना ही ज्ञान बढ़ा रहे हैं, बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य देने के पहले शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए। भाई आप होमवर्क दे रहे हैं बच्चे को, तो कौन सा चीज़ को आपको ध्यान रखना है, उस अनुसार आपको बच्चों को होमवर्क देना है। तो क्या है वो, उसे केवल अपने विषय को ही ध्यान में रखना चाहिए, दूसरा उसे विद्यार्थी की रुचि को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा गृह कार्य होना चाहिए जो बच्चों को स्व अध्ययन कराने में प्रेरित करे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों कि ऐसा गृह कार्य उन्हें देना चाहिए जो बच्चों को स्व अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता हो। तो भाई जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा होमवर्क, बच्चा उतना ही आराम से करेगा और बहुत ही लगन से करेगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि आप जो गृह कार्य दे रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है बच्चे के अनुसार कि नहीं है। ठीक है, नहीं है तो आप थोड़ा सा कठिन सवाल भी दीजिए, मीडियम सवाल भी दीजिए और बहुत ही सरल सवाल भी दीजिए,
तो बच्चा जो है पहले सरल सवाल को पहले सॉल्व करेगा, थोड़ा मीडियम को भी करेगा, और कठिन सवाल अगर नहीं बन रहा है तो बच्चा नेक्स्ट दिन आप जब उस पूछेंगे उनसे कि अगर आपने होमवर्क किया है दिखाइए, नहीं किया है मतलब आप पूछेंगे ना कि आपने होमवर्क किया नहीं किया, तो जो जो नहीं किए रहेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप उसको सॉल्व करके बताएंगे, तो बच्चा भी क्या हो जाएगा, उस कठिन सवालों को भी बनाना सीख जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रणाली सबसे बेहतर है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं दोस्तों, अगर आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान के लिए बहुत सारे हैं, है ना, मेथड हैं। अगर आप गणित पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे मेथड हैं। अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं उसके लिए भी बहुत सारे मेथड हैं। पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, है ना, तो इन सब के लिए अलग अलग बहुत सारे मेथड है दोस्तों। तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षण प्रणाली, तो 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको बताना है। भाषण विधि, दूसरा है पाठ्य पठन विधि, तीसरा है प्रोजेक्ट विधि, और चौथा है पर्यटन विधि। अगर इन सब विधियों के बारे में अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, तो जब आप बीएड क्लास करेंगे, डीएड क्लास जब इंट्रेंस कंप्लीट करके आप ज्वाइन करेंगे, तो इन सब पूरे विधियों के बारे में आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, भाषण विधि क्या होता है कि जिस तरीके से मैं आपको सुना रहा हूँ, है ना, आप सुन रहे हैं, अब बच्चा क्या हो रहा है, सुन रहा है, ध्यान है तो ठीक है, ध्यान नहीं है तो भी ठीक है ना। बच्चा एकदम कहीं ना कहीं ये मायूस स्थिति में होकर के वो सिर्फ सुनता है। अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो बच्चा सुनता है, टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है तो बच्चा नहीं सुनता है। मतलब कहीं ना कहीं आप सिर्फ लेक्चर दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अ। दूसरा क्या बोल रहा है दोस्तों, इसका राइट आंसर नहीं है ना, तो इसका भाषण विधि को मैं बता रहा था कि भाषण विधि क्या है। तो अब बताता हूँ दोस्तों, पठन पुस्तक विधि, मतलब कहीं ना कहीं आप जो है पुस्तक को पढ़ रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, बच्चा फिर उसको क्या करता है, फिर पढ़ता है, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुस्तक को पढ़ने के बाद जो है उस पर एक्सप्लेनेशन हो रहा है, तो बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाता। ठीक है, हालांकि सीखता है, बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे जो संस्थाएं हैं उसमें सिर्फ ऐसा ही इसमें किया जाता है, और जो नए नए टीचर होते हैं वो क्या करता है, सेम ऐसा ही मेथड को अपनाता है। जब वो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी सॉरी टीचर भी ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन करके नहीं जा रहते हैं कुछ कारणवश, हालांकि हर टीचर को प्रिपरेशन करके ही क्लास लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए, अगर टीचर जो है प्रिपरेशन करके नहीं आया है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, तो वो यही मेथड को अपनाता है। पुस्तक पठन विधि खुद पढ़ेगा टीचर, और उसके बाद क्या करेगा, दूसरे मतलब क्लास को पढ़ाएगा। ठीक है, या फिर बच्चे से पढ़वाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन करके बच्चों को समझाएगा। हालांकि ये भी सही है कि बच्चे को पढ़वाने के पश्चात अगर आप उस पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो बच्चे की पठन कौशल भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं पूरे क्लास में पढ़ने के लिए उसकी जो डर है वो भी दूर होगा। तो भाई कहीं ना कहीं हर मेथड में कहीं ना कहीं बेनिफिट्स है। ठीक है, चलिए इसमें बताया है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है कि आप एक कार्य देते हैं, कार्य को कंप्लीट करने के लिए बच्चा घूमता है, सर्वे करता है, उस अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका बुद्धि का विकास ज़्यादा होता है ना। उसी तरीके से पर्यटन विधि, पर्यटन विधि में पूरा ग्रुप में घूमते हैं, किसी भी चीज़ का निरीक्षण करते हैं, जैसे हो गया बाजार में घूमने के लिए, हालांकि अब बहुत कम होता है ऐसा पर्यटन, तो कहीं ना कहीं बगीचा में घूमना। ठीक है, तो ग्राउंड को घूमना, तो ग्राउंड में जब घूमेगा तो उन्होंने क्या क्या देखा, कौन ग्राउंड में कौन कौन से झूले लगे हैं, झूले में कौन सी गति होती है, झूले किसका बना हुआ होता है। ठीक है, कितने प्रकार के झूले हैं, तो ये सभी क्या है, पर्यटन मतलब घूमने के पश्चात आपको देखने को मिलेगा। ग्राउंड कैसा है, उसमें घास उगा है या फिर से मुरूम है या फिर रेत डला हुआ है, इन सब से दोस्तों पर्यटन मतलब कहीं ना कहीं वो घूमता है, उसके बाद सीखता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो है दोस्तों शिक्षण मेथड के लिए वो है प्रोजेक्ट मेथड को जो है दोस्तों पूरी तरीके से सही बताया है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सही इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक की उपयोगिता निर्भर करता है। तो एक अध्यापक है उसकी उपयोगिता निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, उसके साथियों एवं सह अध्यापकों के सहयोग पर, उसकी आस्था और कर्तव्य निष्ठा पर, उसकी आय पर, या फिर उसकी आय और जीवन स्तर पर।
ज़्यादा से ज़्यादा आपसे प्रश्न पूछे, अपनी समस्याओं को पूछे, है ना। तो बहुत सारे उनको प्रश्न कहीं ना कहीं क्लास में कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, कोई क्वेश्चन उसको समझ नहीं आता है, मैथ्स अगर नहीं बनता है तो फिर भी वो क्या करता है, नहीं पूछता है, ठीक है। तो उन सबको क्या करना है, उस समस्या को दूर करना है, बच्चा पूछे, ठीक है। पूछने की प्रवृत्ति एवं तकनीकी का विकास करना है। तो आप प्रश्न पूछना जारी रखेंगे भाई, तो आप प्रश्न तो पूछते ही रहेंगे ना। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि आप उनसे प्रश्न पूछने की आदत और उसमें सृजनात्मकता एवं क्रियात्मकता तकनीक विकसित करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ब इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर बता पाएंगे। और वीडियो अभी अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। वीडियो का लाइक का टारगेट हम करते हैं दोस्तों 500 लाइक का, तो बिल्कुल आप ज़रूर इसमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है वही हमको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। अध्यापक को अध्यापन करते समय विद्यार्थियों में विभिन्नताओं पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि अध्यापक को योग्य छात्रों का मार्गदर्शन ठीक ढंग से करना चाहिए। यसा अध्यापक को उन छात्रों का डांटना नहीं चाहिए जो पढ़ने और याद रखने में सुस्त व धीमा हो, या उपरोक्त सभी। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए, और इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, तर्क लगाइए, ठीक है। मैंने 19 क्वेश्चन बताया, 19 क्वेश्चन में से अब मैंने तर्क लगाया कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन हो सकता है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऑप्शन अगर आप काटने की कोशिश करेंगे नहीं कटेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अन्य वीडियो जो है प्लेलिस्ट पर डाला हुआ है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी है, सिलेबस भी है, ठीक है। उन सबको भी देख लीजिए, टॉपिक वाइज आपको पूरे सब्जेक्ट का देखने को भी मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट है, कोई भी प्रश्न अगर आपसे नहीं बन रहा है तो प्रश्न को भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।